हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और इस टॉपिक में आज हम कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट आईआईटी और नीट लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कूलम्ब्स लॉ को समझने के पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर बेसिक प्रिंसिपल क्या है चार्जेस का। ठीक है, तो आप सभी को ये पता होगा चार्जेस दो टाइप के होते हैं। इसका नेचर जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन के बारे में कूलम्ब्स लॉ कहता है। क्या हुआ, क्या कहता है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ किस पे बेस्ड है? ये है एक्चुअली पे इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या होता है। सपोज मेरे पास में दो चार्ज है, इसे मैंने कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये सपोज है +2 कूलम और ये भी है +2 कूलम। ठीक है, और एक सेट मैंने ये रखा है और दूसरा सेट मैंने यहाँ पर रखा है दो चार्ज +4 कूलम और +4 कूलम। ठीक है, लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर और यहाँ पर भी डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो कौन से केस में इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। डेफिनेटली यहाँ पर चार्ज का नेचर दोनों में पॉजिटिव है, यहाँ भी दोनों में पॉजिटिव है, तो बोथ चार्जेस विल रिपेल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सपोज इधर रिपल्सन फोर्स इधर होगा, इसका रिपल्सन फोर्स इधर होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेट अस कंसीडर यहाँ पर रिपल्सन फोर्स है F1 और यहाँ पर जो रिपल्सन फोर्स है वो है F2। क्या F1 और F2 सेम है? तो बिल्कुल सेम तो नहीं है, क्योंकि चार्जेस अलग अलग है, लेकिन डिस्टेंस सेम है दोनों का। तो डेफिनेटली यहां पर चार्ज बड़ा है, चार्ज की वैल्यू बड़ी है, तो यहां पर फोर्स भी बड़ा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहां पर चार्जेस बड़े हैं तो फोर्स भी, यहां पर रिपल्सन फोर्स भी ज़्यादा एक्ट होगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि सपोज मेरे पास में +2 कूलम और +2 कूलम, फिर से दो चार्ज मैंने पुटअप किया हुआ है 1 मीटर डिस्टेंस पे, और मैंने इन्हीं दोनों चार्ज को, डेफिनेटली +2 कूलम और +2 कूलम, इन्हीं दोनों चार्ज को पुटअप किया हुआ है 2 मीटर डिस्टेंस पे। यहां पे चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है F1 रिपल्सन फोर्स और यहां पर फोर्स लग रहा है F2। अब भी आप बहुत सिंपल तरीके से ये बता सकते हो कि कहां पर कौन सा फोर्स बड़ा है। तो डेफिनेटली यहां पर F1 और F2 में कौन सी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए? तो आप ये कहने वाले हैं कि डिस्टेंस यदि छोटा है, डिस्टेंस पास पास में है, तो फोर्स वहां पर ज्यादा एक्ट होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि F1 इज ग्रेटर देन F2। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है कि F1 की वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम है। अच्छा, अब हमने ये जान लिया है कि कहां पर कौन से सिचुएशन पे फोर्स ज्यादा लगेगा और कौन से सिचुएशन में फोर्स कम लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर फोर्स कितना लगेगा। यदि कितना लगेगा ये पता चल जाता यदि आपको, तो कूलम्ब्स लॉ के प्लेस पे आपका नाम होता। कूलम ने एक्चुअली लॉ इसी बेसिस पे दिया है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगेगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। हमने ये तो कह दिया कि कहां फोर्स ज्यादा लगेगा, कहां फोर्स कम लगेगा, लेकिन कितना, इस बात को डिफाइन करने के लिए हमें लॉ पढ़ने की जरूरत पड़ी है। ठीक है, और वैसे चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, हमेशा हम लॉ इसी पर्पस से पढ़ते हैं कि आखिर न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या फर्क पड़ना है।
तो अब हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में और भी कुछ बातें वन बाय वन सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ हमको ये डिफाइन करता है कि यदि आपके पास में दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट पे मैंने चार्ज रखा है, सपोज Q1 चार्ज है और यहां पर Q2 चार्ज है, तो कूलम्ब ने इस लॉ को इस तरीके से डिफाइन किया है कि इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है विच विल बी एक्टिंग ऑलवेज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम। क्या मतलब हुआ कि इसके कारण यहां जो फोर्स लगेगा वो कहीं पर भी लगेगा क्या? नहीं। कहां पर लगेगा? इसके कारण इस पर जो फोर्स लगना है वो इसके लाइन को ज्वाइनिंग करने वाले लाइन पर ही होगा, ठीक है। वैसे ही एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को यह पता चल गया है कि फोर्स कहीं पर भी लगेगा नहीं। कहां पर लगेगा? इन दोनों चार्ज के सेंटर पॉइंट को मिलाने वाले लाइन के अलोंग एक्ट होगा। नाउ अब दूसरी बात सुने। डेफिनेटली यदि मैं ये कहता हूं कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, इसका मैग्नीट्यूड, तो दे विल रिपेल ईच अदर। ये रिपल्सन हो रहा है, ये रिपल्सन हो रहा है, ये रिपेल करेंगे, ठीक है। वन पर मतलब यहां पर जो रिपल्सन फोर्स है इसके कारण लेट अस कंसीडर ये है F1, फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और Q2 चार्ज पर Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है लेट अस कंसीडर दिस इज F2, ठीक है। तो क्या F1 और F2 की वैल्यू सेम है? तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है। तो कूलम्ब्स फोर्स हमेशा दो चार्ज के बीच में एक्ट होगा और उसका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होगा। क्लियर हो गया? सपोज आप ये कंसीडर कर लें कि यदि ये पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तब कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। किधर फोर्स करेंगे, एक्ट करेंगे? अट्रैक्शन फोर्स दोनों इधर एक्ट करेंगे, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2 बट देयर मॉड, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में अभी मैंने दो बातें कह दी हैं, दो इंपॉर्टेंट बात, कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। और दूसरी बात द फोर्स विल एक्ट ऑलवेज इन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि आखिर फोर्स कितना लगेगा और ये किन बातों पर डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, फोर्स, ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के। मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, इसको वर्ड्स में मैं क्या बोलने वाला हूं, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। दोनों के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में कहां फोर्स ज्यादा लगने वाला है? यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्ज बड़े हैं, तो इसीलिए मैंने ये कह दिया कि Q1 और Q2 यदि जितनी बड़ी होगी फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए दूसरे एग्जांपल में देखें। दूसरे एग्जांपल में मैंने यहां बताया था कि डिस्टेंस 1 मीटर है, डिस्टेंस 2 मीटर है। तो डिस्टेंस यदि 2 मीटर है, यदि डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट कूलम्ब्स का ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस मैं सपोज कर लेता हूं d, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो लेट इट बी कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज d। क्लियर हो गया? अब मैं ये दो जो स्टेटमेंट हैं उनको मैं कंबाइन कर देता हूं। तो फोर्स
is directly proportional to Q1 Q2, it means product of charge inversely proportional to square of distance। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया k Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वेयर। सो ये कूलम्स लॉ का एक फॉर्मूला मेरे पास में आ गया। ठीक है, एक्चुअली में ये फोर्स जो दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ये दो बातों पे तो डिपेंड कर ही रहा है। वो दो बातें हैं चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस। तीसरी बात वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आखिर ये दोनों चार्ज कहां पर रखे हैं। ठीक है, यदि ये दोनों चार्ज को मैं एयर में रख दूं, इन्हीं दोनों चार्ज को उठाकर मैं वाटर में रख दूं उतने ही डिस्टेंस पे, और इन्हीं दोनों चार्ज को उठाकर मैं हनी में रख दूं उतने ही डिस्टेंस पे, तो क्या तीनों केस में लगने वाला फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इक्वल है? तो नहीं। तो डेफिनेटली द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम वेयर दे आर केप्ट। तो मीडियम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं, परमिटिविटी वगैरह इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि दीज टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर। ठीक है, और एयर के केस में मेरे पास में ये फॉर्मूला बनकर आता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वेयर, और F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर डी स्क्वेयर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कर लेते हैं, बट क्वेश्चन करने के पहले मैं एक बार और इसके बारे में कुछ लिमिटेशंस आपको कह देता हूं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ? लिमिटेशन कई बार बोर्ड में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको लिमिटेशन पता होना चाहिए। पहली बात कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। इट मींस मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि दैट इज चार्ज शुड नॉट बी मूवेबल। मतलब चार्ज को स्टेबल होना चाहिए, रखा रहना चाहिए। यदि चार्ज मूव कर रहा है तो मैं कूलम्स लॉ वहां पर अप्लाई नहीं कर सकता। और दूसरा बात मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस should not be less than 10⁻⁻15 मीटर। मतलब दो चार्ज तो मैंने पुटअप कर लिया, लेकिन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड में आपको एक आध बार ऐसा भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मैं यदि ग्राफ प्लॉट करूं फोर्स और डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस इधर डिस्टेंस बढ़ रहा है और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस बढ़ रहा है बिटवीन द टू चार्जेस, और इधर पे फोर्स बढ़ रहा है, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा यहां आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से होगा। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम होता जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत सिंपल सा हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि सपोज मेरे पास में दो चार्ज हैं, ये हो गया सपोज मेरे पास में है Q एंड दिस इज 4Q और द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। ठीक है, नाउ अब मैंने इन्हीं दोनों चार्ज को, मतलब Q और प्लस 4Q, डेफिनेटली प्लस है,
2 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया, 2 मीटर डिस्टेंस बिटवीन देम, द फोर्स एक्टिंग in this case is F1 and the force acting between the two charge is F2. Find the ratio of F1 and F2. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने अभी पुटअप किया आपके सामने। इतना इजी क्वेश्चन तो 9th 10th में भी पूछते हैं, बट चलिए ठीक है, अभी तो स्टार्ट किया जस्ट। तो यहां पर यदि आपको F1 कैलकुलेट करना हो तो F1 आप हाउ कैन यू कैलकुलेट द F1? तो K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वेयर। तो Q1 के प्लेस पे मेरे पास में है Q, Q2 के प्लेस पे है मेरे पास में 4Q अपॉन में डिस्टेंस है मेरा 1 स्क्वेयर। नाउ F2 क्या होना चाहिए? F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 तो अगेन सेम है, मतलब Q 4Q अपॉन में 2 स्क्वेयर। नाउ डिवाइड दिस टू इक्वेशन F1 डिवाइडेड बाय F2। आप यदि F1 और F2 को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास में ये डायरेक्टली वैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो F1 यदि यहां पर है तो डिस्टेंस का स्क्वायर यहां आएगा, ठीक है, और F2 के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का स्क्वायर यहां पर आएगा। यदि डिवाइड करें तो आप बहुत सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं, K1 K2 सब कैंसिल हो जाएंगे, KQ सभी कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो गया एक्चुअली में 4:1। मतलब ये हो गया कि यदि आप देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये मैंने कर लिख देता हूं 4:1। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप यहां पर डिस्टेंस को दुगुना करते हैं, देखिए डिस्टेंस डबल हो गया, तो फोर्स जो है वो 1/4 हो जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हो कि यहां पर जो लगने वाला फोर्स है वो यहां पर लगने वाले फोर्स का 4 टाइम्स है। डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सपोज मेरे पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इनके जो पॉइंट्स हैं सपोज मैं ए बी और सी का देता हूं। ए बी सी 3 इसके वर्टेक्स हैं, और यहां पर मैं +Q चार्ज पुटअप कर दिया, यहां +Q चार्ज पुटअप कर दिया, और यहां पर भी +Q चार्ज पुटअप कर दिया। ठीक है, ये सब पॉइंट सी है। ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट है, ट्रायंगल है, साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल इज ए और ए। ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट सी पे मुझे नेट फोर्स बताना है। ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट है, +Q पुटअप कर दिया है मैंने, और यहां पर कितना नेट फोर्स लगना है तो चलिए देखते हैं। ये आपके पास में एक ट्रायंगल है, साइड ए है, यहां आप देखिएगा यहां मैंने +Q रखा हुआ है, यहां +Q पुटअप किया हुआ है, और यहां पे +Q पुटअप किया हुआ है, और ये पॉइंट सी है। ठीक है, अब आप देखें पॉइंट सी पर, ये पॉइंट सी है, पॉइंट सी पर पॉइंट ए के कारण कुछ फोर्स लगेगा, और डेफिनेटली वो रिपल्सन फोर्स हो गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो रिपल्सन फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, याद करो स्टार्टिंग में बताया मैंने, तो इधर होगा। वैसे ही इस फोर्स को मैंने सपोज नाम दे दिया F1। ठीक है, साइमल्टेनियसली पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी पर जो चार्ज है उस पर इस चार्ज के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो इस साइड डायरेक्शन पे होगा, और लेट अस कंसीडर दिस फोर्स इज F2। क्लियर हो गया, रिपल्सन फोर्स यहां भी होगा, रिपल्सन फोर्स यहां भी होगा। क्या आप F1 की वैल्यू बता सकते हैं या एक्सप्रेशन बता सकते हैं? सो व्हाट शुड बी द F1? F1 इज इक्वल टू K Q बाई ए स्क्वेयर। ए व्हाट इज ए? डिस्टेंस बिटवीन द साइड, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, Q बाई ए स्क्वेयर
वैसे ही आप F2 कितना कहने वाले हैं, F2 भी डेफिनेटली सेम होगा, Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वेयर। तो K Q1 के प्लेस पे Q, Q2 के प्लेस पे Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम ए स्क्वेयर। क्लियर है? तो F1 और F2 सेम है। अच्छा, अब आप यहां पर देखें, दो फोर्स के बीच के एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंगल सेम में सेम है, 60 60 60, तो 60 डिग्री होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर होना चाहिए? रिजल्टेंट फोर्स इधर होना चाहिए। सपोज ये एफ आर, जो मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में हमने यही तो बताना है, नेट फोर्स एट पॉइंट सी, सी पर कितना फोर्स लगेगा, उसका रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो यदि दो फोर्स F1 और F2 के बीच का जो एंगल है वो यदि थीटा है, तो इनके बीच लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, F1 स्क्वेयर प्लस F2 स्क्वेयर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे यहां पर तो F1 और F2 की वैल्यू सेम है इस क्वेश्चन के लिए, तो ये रिजल्टेंट फोर्स फिर कितना हो जाएगा, एफ आर फिर कितना हो गया, नाउ पुट दी वैल्यूज, एफ स्क्वेयर प्लस 2F कॉस, कॉस कितना है 60, यहां पर देख सकते हैं हम 60 डिग्री का एंगल है, तो एफ स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर, चलो इसको F1 ले लेते हैं, F1 स्क्वेयर प्लस 2F1 स्क्वेयर, F1 F2 के प्लेस पे F1 cos 60, द वैल्यू ऑफ cos 60 इज 1/2, तो ये F1 स्क्वेयर एज यूजल लिखा, F1 स्क्वेयर एज यूजल लिखा, प्लस 2F1 स्क्वेयर cos 60 हो गया 1/2, और ये अंडर रूट पे है। ठीक है, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, F1 स्क्वेयर मतलब ये हो गया 3F1 स्क्वेयर रूट में, या आप नेट फोर्स की बात करें तो F1 इंटू √3, ये F रिजल्टेंट। नाउ F1 हमने पता है, हमने कैलकुलेट कर रखा है F1 K Q1 Q बाई ए स्क्वेयर, तो नाउ F1 के प्लेस पे मैंने पुटअप कर दिया K Q बाई ए स्क्वेयर इंटू √3, सो दिस विल बी द आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक बार नेक्स्ट एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास में इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैंने ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां मैंने पुटअप किया -q, यहां मैंने पुटअप किया +q, और यहां मैंने पुटअप किया +q। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। नाउ फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट ए पर आपको नेट फोर्स बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ए पर नेट फोर्स कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आप यहां पर भी सेम एग्जैक्टली वही लॉजिक अप्लाई करें, यहां पर है +q, यहां पर है +q, और यहां पर है -q। ठीक है, अब -q और +q यहां पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो +q अट्रैक्ट करेगा इस -q को इस डायरेक्शन पे। ठीक है, कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, सपोज F1 फोर्स से अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस -q पर, जो कि पॉइंट ए है, इस -q पर इस +q के कारण भी एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। लेट अस कंसीडर दिस अट्रैक्शन फोर्स इज F2। फिलहाल तो F1 और F2 सेम होगा एज पर अवर क्वेश्चन, बट यहां पर यदि ये चार्जेस अलग अलग होते तो F1 F2 सेम नहीं होता, बट कॉन्सेप्ट सेम होता, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट को पिकअप करें। नाउ देख सकते हैं F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 फोर्स इधर एक्ट हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट डेफिनेटली यहां होगा FR।
Angle between them definitely 60 degree. Now solve as for the same previous question. So first of all, what should be the value of F1? तो F1 होगा K Q बाई, यहाँ पर हमने साइड नहीं बताया है, साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेट अस कंसीडर A, तो डिस्टेंस हो जाएगा A। देखिए एक बार फिर से यहां पर क्लियर कर दें आपको, कूलम फोर्स में या कूलम्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, इसीलिए आपको यहां पर साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर माइनस क्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो जितना फोर्स यहां पर एक्ट हो रहा है उतना ही फोर्स यहां भी एक्ट होगा, और द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम जैसा पिछले केस पे हमने बनाया। तो एफ रिजल्टेंट क्या होगा, आप देख सकते थे √3r मेरे पास में आया था, √3f मेरे को आंसर मिला था। तो आप यहां पर भी बोल सकते हैं √3, और f की वैल्यू क्या हो गई, Q बाई a स्क्वेयर। ठीक है, नाउ कितने डिग्री पे वो एक्ट होगा, तो यहां पर वो इस फोर्स से 30 डिग्री पे एक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज मेरे पास में एक स्क्वेयर है, तो डेफिनेटली इनके साइड्स इक्वल हैं। यहां पर मैंने पुटअप किया Q प्लस Q माइनस Q, और यहां मैंने पुटअप कर लिया प्लस Q। ठीक है, या एक काम करते हैं, यहां पर अभी प्लस Q ही ले लेते हैं, और ये है पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये है पॉइंट C, और ये है पॉइंट D। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूं, फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट C। चलिए वीडियो को पॉज करें और अपने से बनाने की कोशिश करें। साइड्स मैं बता देता हूं, इनके साइड्स का जो लेंथ है ये A है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं। देखिए, चलिए हम यही बना देते हैं, ये अलग से बना लेते हैं। फोर्स मुझे इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पर है प्लस Q, यहां पर है प्लस Q, यहां पर है प्लस Q, और यहां पर भी है प्लस Q। नाउ यहां पर फोर्स देखते हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के कारण एक रिपल्सन फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, और इसी पॉइंट पर इस प्लस Q के कारण रिपल्सन फोर्स इधर एक्ट होगा। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो A है। लेट अस कंसीडर दिस इज F1 और दिस इज F2। तो डेफिनेटली F1 और F2 तो सेम है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। दिख रहा है आपको 90 डिग्री। तो नेट फोर्स कितना होगा यहां पर बताएं। तो इन दो F1 F2 जो कि डेफिनेटली इक्वल हैं, यहां पर F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, और एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो आप यहां पर नेट फोर्स कितना कहने वाले हैं, F रिजल्टेंट इन दोनों के कारण क्या होगा, F1 स्क्वेयर प्लस F1 स्क्वेयर, क्योंकि F1 F2 दोनों सेम है, प्लस 2F1 F2, मतलब मैं F1 F1 को स्क्वेयर कर लेता हूं cos 90। ठीक है, और ये रूट में cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये पूरा टर्म कैंसल हो गया। F1 स्क्वेयर प्लस F1 स्क्वेयर, ये कितना हो गया, 2F1 स्क्वेयर, मतलब ये हो गया फाइनली सॉल्व करने पे F1√2। ये हो गया F रिजल्टेंट। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा, ये हो गया FR। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं इस क्यू के कारण इस क्यू पे भी एक फोर्स एक्ट होगा, वो सपोज है F3 जो इधर ही एक्ट होगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स कितना होगा F3 प्लस FR। तो नेट फोर्स एट पॉइंट C इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं F3 प्लस FR। तो FR तो हमने कैलकुलेट कर रखा है यहां पर, F3 क्या होगा नाउ। F3 के लिए आप ये बोलेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस, वैसे आपको पता होना चाहिए यदि ये A है ये A है तो ये डिस्टेंस होता है A√2, ठीक है, ये डिस्टेंस होता है A√2। वैसे पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो F3 फिर आप क्या क्या कहने वाले हैं, F3 ये होगा Q अपॉन A√2 के स्क्वायर, मतलब Q अपॉन A√2 का स्क्वायर, या आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी Q अपॉन A स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो गया 2। नाउ नेट फोर्स, यहां हमने नेट फोर्स लिख रखा है ये, तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स एट पॉइंट C इक्वल टू, ये था मेरा F1 इंटू √2, F1 क्या था मेरा K, यहां हमने लिख रखा है सॉरी F रिजल्टेंट F1 इंटू C, F रिजल्टेंट है Q अपॉन ये F1 हमने यहां पर कैलकुलेट अभी नहीं किया, तो F1 हो जाएगा आपका A स्क्वायर इंटू √2 प्लस Q बाई A स्क्वायर इंटू 2। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो Q बाई A स्क्वायर और यहां हो जाएगा √2 प्लस 1/2, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 चार्ज प्लस Q एंड माइनस 9Q प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, वेयर should be placed a third charge on a line joining these two charges such that third charge is in equilibrium. Now what is the question? तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ये है कि मेरे पास में दो चार्ज हैं, द चार्ज इज प्लस Q एंड माइनस 9Q, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इट इज 1 मीटर, 1 मीटर का डिस्टेंस है। अब मेरे पास में एक थर्ड चार्ज है, कोई भी हो सकता है वो थर्ड चार्ज, उसको मैं कहां पर पुटअप करूं, इस लाइन पे मैं कहां पर कौन से प्लेस पे पुटअप करूं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर शुड बी प्लेस्ड अ थर्ड चार्ज, थर्ड चार्ज को मैं कहां पर पुटअप करूं कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन का मीनिंग क्या है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है कि जो भी थर्ड चार्ज मैं इस लाइन में पुटअप करने वाला हूं उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। अब मैं कंसीडर कर लेता हूं कि सपोज वो चार्ज है Q, तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं, लेट थर्ड चार्ज क्या है, कैपिटल Q ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं कैपिटल Q को यहां पुटअप करूं, सपोज करता हूं कि यहां पुटअप करता हूं, तो माइनस और
प्लस क्यू के कारण अट्रैक्शन होगा और प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे। यहां पर मैंने क्या पुटअप कर दिया, लेट अस कंसीडर कि इस डिस्टेंस पे मैंने पुटअप किया है, तो माइनस क्यू माइनस 9Q के कारण ये अट्रैक्शन फोर्स इधर होगा और प्लस क्यू इसे इधर रिपेल करेगा। ठीक है, तो यहां पर नेट फोर्स जीरो होने के चांसेस तो हैं, लेकिन आप खुद सोचो, ये -9Q से अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस क्यू से रिपेल करेगा, तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा कौन से रिपल्सन फोर्स के कंपेयर में। तो यहां पर नेट फोर्स के जीरो होने के चांसेस नहीं होंगे। चलिए अब कंसीडर कर लेते हैं, यहां कहीं रखने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं प्लस क्यू को यहां पुटअप कर लूं तो वो अट्रैक्शन होगा इस डायरेक्शन पे, रिपल्सन भी होगा इसी डायरेक्शन पे, तो नेट फोर्स यहां पर भी जीरो नहीं हो सकता। अब सपोज मैं पुटअप करता हूं प्लस क्यू को यहां पर, तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू के बीच में रिपल्सन होगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, छोटा डिस्टेंस होगा तो रिपल्सन हो सकता है, और ये माइनस क्यू जो कि बड़ी वैल्यू है वो इस प्लस क्यू को स्ट्रांगली अट्रैक्ट भी करेगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स उतना नहीं हो पाएगा। तो प्लस क्यू जो थर्ड चार्ज है उसे मुझे कहां पर प्लेस करना चाहिए, जो छोटा चार्ज है उससे इसके बाहर पुटअप करना चाहिए। मतलब मैं -9Q और प्लस क्यू के बीच में पुटअप करूंगा तो कभी भी उस पर फोर्स जीरो नहीं होगा। यहां पर पुटअप करने पे फोर्स जीरो हो सकता है। तो लेट अस कंसीडर इस प्लस क्यू के कारण इस क्यू पे लगने वाला जो रिपल्सन फोर्स है वो है F1, और इस -9Q के कारण इस क्यू पर इस डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स है F2, और यदि ये क्यू इक्विलिब्रियम में है तो F1 शुड बी इक्वल टू F2। ठीक है, लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस ऑफ दिस क्यू चार्ज फ्रॉम दिस क्यू इज x। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर F1। तो F1 मैंने इसे कंसीडर किया है, तो F1 इज इक्वल टू K Q बाई एक्स स्क्वेयर। यहां पर इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वेयर कंसीडर किया है, इक्वल टू F2 क्या होगा, K -9Q, तो मतलब मुझे 9Q लिखना होगा, इंटू Q -9Q और Q अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिस्टेंस हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, Q विल बी कैंसल आउट। फाइनली वी आर हैविंग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और यदि इसे सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू +-3। ठीक है, सो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यदि मैं प्लस की +3 लेता हूं तो +3x, और 1 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 1 इज इक्वल टू 2x, या x इज इक्वल टू 1/2। और यदि मैं -3 लेता हूं, ये तो हो गया +3, तो एक आंसर मेरे पास में ये आ गया। यदि मैं -3 लेता हूं तो यहां से देखिएगा, मैं यदि -3 लेता हूं तो 1 प्लस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू -3, या 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू -3x, या 1 इज इक्वल टू -3x माइनस एक्स, तो 1 इज इक्वल टू -4x,
या x इज इक्वल टू -1/4। तो डिस्टेंस की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, तो ये तो गलत आंसर है। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। मतलब ये हो गया कि इस क्यू से 1/2 मीटर पर, इस क्यू से 1/2 मीटर पर मुझे पुटअप करना होगा इस क्यू को, जो एक थर्ड चार्ज है, ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।